तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 12वीं क्लास के जो हिंदी अनिवार्य के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। तो जल्दी से फटाफट स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है कि यशोधर बाबू सिल्वर वेडिंग के दिन असहयोगी रवैया क्यों अपनाते हैं। तो देखिए इसका आंसर है कि यशोधर बाबू के साथ घर में बेगानों जैसा व्यवहार किया जाता था और इस कारण वह सिल्वर वेडिंग के दिन ही असहयोगी रवैया अपनाते थे। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक बार ध्यान से आप देखिएगा, मैं आपको बहुत ही शानदार से समझाऊंगा। तो इसका उत्तर ये हो गया कि उनके साथ घर के जो बाकी सदस्यों के साथ अलग से व्यवहार किया जाता था, इस कारण इनको असहयोगी रवैया अपनाते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में लेखक ऐसा क्यों सोचने लगा। ये पाठ जूझ पाठ से जो आनंद राव जी का है उस पाठ में है। तो कथा में चाणक्य के बच्चे ने उसके साथ शरारत की और खिल्ली उड़ाई, अन्य बच्चे भी उसका मजाक उड़ाने लगे। इन कारणों से लेखक है ऐसा सोचता है कि मैं पाठशाला नहीं जाऊंगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन उसी में से पार्ट में है, जून पार्ट से, कि बसंत पाटिल कौन था। बसंत पाटिल लेखक की कक्षा का एक छात्र था जो शरीर से दुबला पतला, शांत स्वभाव का और पढ़ने में बड़ा होशियार था। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला तीसरा क्वेश्चन है अतीत के दबे पांव, तीसरे पार्ट में है। इसमें देखिए कि 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में प्राचीन सभ्यता की खोज में किन दो स्थानों पर खुदाई का काम किया। तो दो स्थान कौन से हैं, एक तो है मोहनजोदड़ो, एक है हड़प्पा। इन दो क्षेत्रों के अंदर क्या हुई, खुदाई हुई, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है कि एक वीडियो में मैं कंप्लीट कर लूँ। तो मैं आगे हो सके तो इस वीडियो में पूरा कर लूँगा, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में। देखिए अगला है कि लेखक ने नीचा नगर किसे कहा है। तो गढ़ की चार दीवारी के बाहर छोटे छोटे टीले हैं जिन पर बनी बस्ती को ही लेखक ने नीचा नगर कहा है। यानी मोहनजोदड़ो पार्ट से तीसरा पार्ट है आपका, उस पार्ट से लिया गया अतीत के दबे पाँव से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बड़ी बस्ती में किसके नाम पर एक हल्का डीकेजी कहलाता है, उसकी प्रमुख विशेषता लिखी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में बहुत भी आसानी हो। बहुत बस्ती में यानी बड़ी बस्ती में पुरातत्व शास्त्री काशीनाथ दीक्षित के नाम से एक हल्का डीकेजी कहलाता था। उसकी प्रमुख विशेषता थी कि घर की तो दीवारों का ऊंचा और मोटा होता है। यानी उनकी प्रमुख विशेषता क्या थी कि घरों की जो दीवारों का ऊंचा और मोटा होता था। ये जो काशीनाथ दीक्षित के नाम से एक हल्का डीकेजी के नाम से जाना जाता है। ये पार्ट जो तीसरा पार्ट अतीत के दबे पाओ वहाँ से लिया गया है। इसमें लेखक ये बताते हैं पुराने जो मोहनजोदड़ो हड़प्पा के बारे में, सभ्यता के बारे में बताते हैं, उसी में से लिया गया है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में कोठारों का क्या उपयोग होता था। तो उत्तर है कि सिंधु सभ्यता में कोठारों का उपयोग करके कर के रूप में होता था। किसके रूप में, कर के रूप में होता था, जिसमें अनाज को जमा किया जाता था। किसमें, अनाज को जमा किया जाता था। तो कोठारों को, कोठारे होते हैं वही होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, लगा लेना और याद कर लेना। अगला नेक्स्ट देखिए कि मोहनजोदड़ो को देखते देखते लेखक को राजस्थान के कुलधरा गांव की याद क्यों आ जाती है। राजस्थान का कुलधरा सब जानते ही होंगे, जैसलमेर का भयानक वीर वैरता से पड़ा एक गांव है। तो उसकी याद क्यों आती है, क्योंकि वे गांव काफ़ी वीरान पड़ा था, वीरान यानी सुना पड़ा था, सुना पड़ा था, इस कारण लेखक को याद आ जाता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एक बार जरूर पढ़िएगा और हो सकते हैं ये आ सकते हैं। मोहनजोदड़ो में चली आ रही परंपरा बहुत देर तक चलती रही है। इस कथन के संबंध में लेखन का सबसे बड़ा प्रमाण क्या है। तो लेखन का सबसे बड़ा जो प्रमाण है कि वहाँ की जो ठोस पहिया वाली जो बैलगाड़ी थी उससे है कि वो बैलगाड़ी चलती है और गाड़ी कुछ समय पहले चलती रहती है। अगला देखिए। अगला है कि मोहनजोदड़ो सभ्यता कैसी थी। तो मोहनजोदड़ो सभ्यता उच्चता भव्यता की बजाय लो प्रोफाइल सभ्यता थी, जिसमें लघुता में दिव्यता छपी हुई है। तो इसमें लो प्रोफाइल है, मतलब एक छवि की भांति दिखाई देती है। ये क्वेश्चन आपके खाली जगह में से भी आ सकता है कि लो प्रोफाइल से आप क्या जानते हैं या इसका परिभाषिक शब्द बताइए, ऐसा कुछ भी आ सकता है, क्योंकि इस बार आपका सिलेबस है बहुत ज़्यादा है, यानी पूरा का पूरा सिलेबस है, पिछले साल की तरह नहीं है। तो फटाफट हम ये इसे करते हैं। अगला है सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा और समृद्ध नगर कौन सा था। तो सबसे समृद्ध नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा था।
ठीक है, दो दो नगर है, इसमें एक ही नगर का पूछा है तो वो मोहनजोदड़ो है, जिसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। किसमें भव्यता का आडंबर नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो चौथा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन फ्रैंक अनुसार प्रकृति हमें क्या देती है। ये जो चौथा पार्ट है आपका वितान पुस्तक से, उसका लास्ट चैप्टर है एन फ्रैंक वाला, उससे लिया गया है कि एन फ्रैंक अनुसार प्रकृति हमें निरपेक्ष भाव से शांति और आनंद देती है और विविध यानी अलग अलग गुणों को अपनाने का संदेश देती है। तो फ्रैंक के अनुसार प्रकृति हमें निरपेक्ष भाव से शांति और आनंद देती है और अलग अलग जो गुण होते हैं विविध गुणों को अपनाने का संदेश देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट क्लियर करते हैं, तो इससे आपका भी समय बच जाएगा और मेरा भी समय बच जाएगा। ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना है। पुरुषों ने औरतों पर किस आधार पर शासन किया था, स्पष्ट कीजिए। पुरुषों ने पुरुष घर में कमा कर लाता था और परिवार की जीविका चलाता था, और चाहे वो जैसा है वैसा, चाहे जैसा वो कर सकता है, इसके आधार पर पुरुष औरतों पर शासन करता था, जैसा कि वर्तमान स्थिति पर है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि डायरी के पन्ने के आधार पर पीटर का स्वभाव कैसा था। तो इसके आधार पर एक पीटर का स्वभाव सहनशील, शांतिप्रिय और सहज आत्मीयता से पूरी था। उसके मन में एन के प्रति क्या था, बहुत बड़ा लगाव था, एक मित्र की भांति वो समझता था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ होने पर हिटलर की किन नीतियों के कारण यहूदियों पर अत्याचार होने लगे। तो हिटलर की जो नस्लवादी नीति है, किसके नस्लवादी नीति, ये आपके राजनीति विज्ञान में भी है, इतिहास में भी है और हिंदी अनिवार्य के अंदर भी है। तो नस्लवादी जो नीतियों के कारण यहूदियों पर क्या होता है, अत्याचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में किस काल की घटनाओं को लिपिबंद किया है। तो 2 जून 1942 में 1 अगस्त जो 1944 तक की अमानवीय घटनाओं को लिपिबंद किया है। अमानवीय जिस पर अत्याचार होते थे, अत्याचारी घटनाओं का लिपिबंद किया है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एन फ्रैंक अपनी चिट्ठियों में किसको संबोधित करता है। तो वो किट्टी नामक उस गुड़िया को संबोधित करता है। किसे, किट्टी नामक उस गुड़िया को। ये आपके हो सकता है आपको खाली जगह में रिक्त स्थान में भी दे दे, हो सकता है आपको अवसदक के अंदर भी दे दे, अति लघुता क्वेश्चन में दे दे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे दिन में जन्म पर उपहार मिलता है। ठीक है, संबोधित किस गुड़िया को करता है, जो उसे जन्मदिन पर उपहार के रूप में मिलता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जर्मनी का शासक कौन था और उसके माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट उतारा था। तो जर्मनी के साथ हिटलर था। कौन था, हिटलर था। उसने गैस चैम्बर का फायरिंग और स्क्वाड के माध्यम से लाखों यहूदियों को मौत के घाट पर उतारा था। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिपिबंद किया है। तो द्वितीय युद्ध जो चल रहा था उसमें गुप्त आवास में बिताए गए 2 वर्षों का जीवन है, उस डायरी में लिखा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, रघुवीर साय का कृतित्व और व्यक्तित्व पर प्रकाश डालिए। तो रघुवीर साय समकालीन हिंदी कविता के संवेदनशील नागर चेहरा के हैं और इनका जन्म 1929 लखनऊ में उत्तर प्रदेश में होता है और वहीं से उन्होंने अंग्रेजी साहित्य के अंदर एमए किया था। ये आपके आया हुआ है चौथा रघुवीर साय जो है कैमरे में बंद अपॉइज वाले पार्ट से हैं और ये आपके आ सकता है, इसलिए इसको पूरा पूरा याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए अंग्रेजी में एमए किया था कहाँ से, लखनऊ से। दैनिक नवजीवन लखनऊ से 1949 में पत्रकारिता प्रारंभ की और 1951 में दिल्ली चले गए और यहाँ प्रतिकाशाय संपादक आकाशवाणी के समाचार विभाग में उप संपादक का दायित्व निभाया और अज्ञे द्वारा संपादक जो दूसरा सप्तक है, अज्ञे द्वारा जो आपका 11 चैप्टर है उनके लेखक के अज्ञे, उन्हें 1951 के अंदर दूसरा सप्तक जो महत्वपूर्ण पाठक था, पत्रकार था, उसमें ये काव्य है। और सीढ़ियों में धूप में और आत्महत्या के विरोध में ये इनकी रचनाएं हैं। इनकी रचनाएं कौन सी, हंसो हंसो जल्दी हंसो साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित है और इनका निधन 1990 के अंदर होता है दिल्ली के अंदर। और पैसे से सिर्फ पत्रकार ही नहीं थे, सिद्ध कथाकार और कवि भी थे। बातचीत की शैली में उन्होंने लिखा बखूबी लिखी है, यानी बातचीत की शैली के साथ इन्होंने पत्रकारिता भी की है। इनके साथ कहानी उपन्यासकार और कवि भी थे, यथा कथाकार और कवि भी थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पर्दे पर वक्त की कीमत है, इस कथन का क्या आशय है। तो इसका आशय है कि दूरदर्शन के पर्दे पर उन कार्यक्रमों को दिखाया जाता है जो रोचक भी हो और व्यवसाय में लाभकारी हो, इसीलिए वे अपने व्यवसाय पर अधिक ध्यान देते हैं और तय समय बर्बाद नहीं करते। जो तय समय होता है उसको बर्बाद नहीं करते हैं और पर्दे पर जो वक्त की कीमत है अर्थात यहाँ समय को कार्यक्रम के भांति दिखाया गया है और ऐसा होना चाहिए लोगों को भी अच्छा लगे और इससे अपने व्यवसाय को भी लाभ हो। इस प्रकार ये भी रघुवीर साय पाठ के हैं, पाठ से लिया गया है कैमरे में बंद अपाइज, जिसमें अपाइज को एक कैमरे के माध्यम से दूरदर्शन के माध्यम से उससे अलग अलग क्वेश्चन पूछते हैं और उसको खुद को दुखी करते हैं, ऐसा ये कवि वर्णन करता है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन,
लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है कि कैमरे बंद अपराजित कविता पर किस पर व्यंग्य किया गया है? तो प्रस्तुत कविता में दूरदर्शन के कार्यक्रम संचालकों और मीडिया व्यवसाय पर व्यंग्य किया गया है, क्योंकि ये लोग अपाहिजों के दुख दर्द को अपने कार्यक्रम में लोकप्रियता बढ़ाने के लिए उद्देश्य से दिखाते हैं और अपना व्यवसाय चमकाने के लिए संवेदनशीलता आचरण करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेके आएंगे और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।